आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। कानपुर मंडल ब्यूरो चीफ अरविंद यादव के साथ कोरोना काल का बहाना लेकर सरकार कर रही है गोलमाल। देश की अधिकांश कंपनियों को दिया जा रहा है पूंजीपतियों एवं निजी क्षेत्रों को। इसका खुलासा और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं विश्व प्रतिरक्षा कर्मचारी ट्रेड यूनियन लीडर KD यादव जी। आइए देखते हैं। प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया कि आप मुझे इस युद्ध के दौरान आपको रक्षा सामान सामग्री की सप्लाई करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा 6 महीने के बाद ही सप्लाई कर पाएंगे, इससे पहले हम नहीं सप्लाई कर सकते। तो मेरी सारी आयत बीमारियों ने मिल करके डबल उत्पादन देकर के कारगिल युद्ध पर विजय दिलाई। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे देश प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी मुझे कारगिल युद्ध के विजय दिवस में कहा था, कारगिल बीमारियों ने डबल उत्पादन देकर के कारगिल युद्ध में विजय दिलाई। सराहनीय कार्य किया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो आज कौन सा कारण पड़ गया कि आज आयुध निर्माणियों को निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है, जब एक तरफ देश में पूरा कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस मौके पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने आयुध निर्माणी बोर्ड को निजीकरण में घोषित कर दिया और इसके बाद कहा कि जो 42 आयुध निर्माणियां हैं इनमें 74% FDI के दायरे में इनको रखा जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी जब 26% FDI, जो हमारी पूर्व भाजपा की विरोधी लीडर थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने स्पष्ट कहा था लोकसभा में कि कौन सा कारण पड़ गया कांग्रेस 26% FDI करके जो है हमारे देश के जो सेक्रेसी है उसको जो है ओपन करना चाहती है। और मैं आज पूछना चाहता हूँ कौन सा कारण पड़ गया 59% FDI की गई, आज कौन सा कारण पड़ गया कि 74 FDI करके भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को जो 219 वर्षों से राज्य सेवा में सर्वित है, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, जो राज्य की सारी आयुध निर्माणियां हमारे तीनों रक्षा सेनाओं को समय समय समान आवश्यक सामग्रियां युद्धक सामान उनको समय समय उपलब्ध कराते हैं, आज इनके पीछे क्यों पड़ गए? इसका कारण एक है कि सारी आयुध निर्माणियां जो है इनको जो है पूरा इनको जो है मॉडर्नाइजेशन इनका हो गया है। एक आयुध निर्माणियां अरबों रुपए की आज है, इनकी जो जमीनें हैं करोड़ों रुपए की हैं। आज मेरे समझ में ही आता है भारत सरकार जो इसकी संपदा है, जो अकूत संपत्ति आयुध निर्माणियों की देख करके ये जो है कॉर्पोरेट घराने पूंजीपतियों को दबाव में करके कि आयुध निर्माणियों को निजी क्षेत्र में देने का काम कर रही। एक क्वेश्चन हमारा और है आपसे कि सरकार ने जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किया है, जैसे कि पहले 8 घंटे हुआ करता था, फिर 12 घंटे किया गया, इस संदर्भ में हम कुछ प्रतिक्रियाएं आपकी चाहेंगे कि आपके विचार क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि श्रम कानून जो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था जी, इससे पहले मेरे देश में कोई कानून नहीं था जी। लोग कारखाना फैक्ट्रियों पूरे विश्व स्तर पर बता रहा हूँ जी जी। लोग कारखानों कहाँ 12-13 घंटे काम करते थे, 12 घंटे 13 घंटे काम पर घर आते थे, इतना हार्ड वर्क करते थे कि बेदास हो जाते थे। पूरे विश्व में लड़ाई लड़ी गई थी, तमाम हजारों मजदूर उसमें शहीद हुए। जब मेरा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने श्रम कानून स्थापित किया जिसमें 8 घंटा काम करने को मिला। इसके अतिरिक्त मजदूरों को जीवन यापन को सुधारने के लिए और बहुत से अधिकार इनको दिए गए। ठीक, आज यही सरकार कौन सी मजबूरी तुम्हारे सामने आ गई? एक तरफ 8 घंटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, 8 घंटे में पूरा उत्पादन दे करके हम काम कर रहे हैं। आज कौन सी मजबूरी आ गई 8 घंटे घटा के तुम अनिश्चित रूप से 12 घंटे करने जा रहे हो? इसका घोर विरोध है। 12 घंटे नहीं होना चाहिए। मजदूरों के लिए 8 घंटे मिला है, 8 घंटे इनको काम करने का पर्याप्त है और 8 घंटे में लोग काम कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे एक हम आपका आयुध निर्माणियों से संबंधित एक सवाल हमारा और रह गया कि आयुध निर्माणियों में रात दिन कंपनियां जो काम करती हैं, इसके बाद कितना मेहनत करके कंपनी अपना उत्पादन कर रही है, लेकिन जो विदेशी कंपनियां हैं आखिर इनका कितना सहयोग है जो स्वदेशी कंपनियों को नहीं मिल रहा? विदेशी कंपनियों का 1% भी सहयोग नहीं है, मैंने इसमें लिखा है। नहीं सर, आपने लिखा प्रेस में पूरी बात जी। कारगिल युद्ध के दौरान 129 फैक्ट्रियों को जो है टेंडर दिया गया था जी, जिसमें वो तो मना कर दिया कि हम उत्पादन 6 महीने बाद ही दे पाएंगे जी जी। इसमें से 15 ऐसी फैक्ट्रियां मिली जिसका ISI से संबंध था। इसका खुलासा इंग्लैंड के एक ब्रिटिश पत्रिका को प्रकाशित किया
इसमें 15 फैक्ट्रियाँ ऐसी है स्वदेशी विदेशी मिला करके, जिसका संबंध सीधे ISI से है। तो क्या मेरा सहयोग करेंगे? हाँ, इस बदलते हुए परिवेश में मैं भी चाहता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो हमारे आयुध निर्माणियों में ओवरहेड चार्ज है, ओवरहेड चार्ज को घटा देना चाहिए। ओवरहेड चार्ज क्या है? जैसे हॉस्पिटल है, इंटर कॉलेज है, जो अंदर पेमेंट बनाते हैं, अकाउंट्स है, इनका सारा का सारा जो है पेमेंट इसी पर हमारे उत्पादों पर लगाया जाता है। तो हमारे महासंघों ने मुद्दे को उठाया था कि जो अतिरिक्त लोड है इस पर, ओवरहेड चार्ज है, इसको हटा दिया जाए और मेरा जो उत्पाद है ऑलरेडी सस्ता हो जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में मेरा सामान जाएगा, आराम से बिकेगा, उसका मूल्य कम हो जाएगा। ये मेरी भी डिमांड है, हमारे महासंघों की भी डिमांड है कि जो ओवरहेड चार्ज कम कर दिया जाए, मेरा उत्पाद सस्ता हो जाएगा। ये आज तक भारत सरकार ने खत्म नहीं की। तो सरकार आज भी क्या प्रयासरत तो नहीं दिख रही कि सरकार इस पे प्रयासरत है? सरकार तो निजीकरण की बात कर रही है। सरकार का केवल ज्यादा जवाब है कि हमारे सारे आयुध को निजी क्षेत्र में दे दें, निगम कर दें और 74% हम FDI कर दें, जो विदेशों में पैसा आए सब काम इधर को उधर हो जाएगा। इतना अच्छा उत्पादन हमारे आयुध निर्माणियों हो रहा था, इस उत्पादन को 2 भागों में बांट दिया। उससे क्या हुआ, जैसे आर्डिनेंस संबंधित जो वर्क है वो आर्डिनेंस फैक्ट्री में होता है, जितने सेल के काम है, कोर नॉन कोर यानी जो प्राइवेट संस्थाओं में काम हो जाता है वो काम आर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं होगा। जो प्राइवेट संस्थाएं नहीं बना पाती है वो काम आयुध निर्माणियों में होगा। ये गलत हुआ। दोनों हमारी आर्डिनेंस फैक्ट्री है, 2 है, एम्यूनेशन है और आर्डिनेंस ग्रुप है। आर्डिनेंस काम तो हो रहा है, लेकिन सेल काम उन्होंने भीतर कर दिया। आज सारे के सारे फैक्ट्रियों में अनुभागों पर काम है ही नहीं, इसलिए दोनों काम आयुध निर्माणियों को मिलना चाहिए। फिर हम फिर स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, विदेशी कंपनियों से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। विदेशी कंपनियों को माइनस करके आयुध निर्माणियों में जो ओवरहेड चार्ज है उसको घटा दे, हमारा उत्पादन ऑलरेडी सही हो जाएगा। और जो आयुध निर्माणी कर्मचारी है वो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का अधीन काम करना चाहता है, PSU नहीं बनना चाहता। जी, जैसे एक क्वेश्चन लास्ट है हमारा आपसे कि हम भारत संचार निगम की बात करते हैं, तो अब इसमें भी निजीकरण का मामला आ रहा है। जैसे BSNL जैसी पुरानी कंपनी जो देश की शान भी है और बड़ा अच्छा भी लगता है कि अगर BSNL का नंबर ही सिम सभी के पास होता है तो जनता खुश भी रहती है। ऐसी स्थिति में क्या BSNL को सरकार को बंद करना चाहिए या निजीकरण करने के लिए उसका भी दबाव बना रही है या क्या कर रही है? हम उसके बारे में भी प्रतिक्रियाएं कुछ चाहेंगे आप? बंद करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर नहीं देना चाहिए BSNL को। प्राइवेट सेक्टर में इसको नहीं देना चाहिए इसको। लेकिन सरकार तो ऐसा प्रयास कर रही है। सरकार तो प्रयास करेगी, तो हम तो कहते हैं BSNL ही क्यों, जितने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान है सब के सब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो स्थिति का गवर्नमेंट की आती है। तो सर इसमें हम फिर ये कहना चाहेंगे कि क्या ऐसी स्थिति में जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो देश के हमारे राजनेता हैं, जैसे कि इस कोरोना महामारी में उनका भी कुछ कटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जैसे कि जब निजीकरण हो रहा है तो इनके भी भत्ते में कटौती होनी चाहिए। भाई, जो राजनेता हम देश की जनता चुनकर भेजती है, तो सरकार इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देती? क्या कहना है आपका? इसको हम चुनकर भेजते हैं, हमारे सांसद उनको वोट देते हैं, हमारी बात को संसद को उठाना चाहिए जी। 200-300 साल पुराने जो प्रतिष्ठान संस्थाएं बनी हुई हैं जी, जो राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं, अच्छा उत्पादन दे रही हैं, तो ऐसी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में क्यों देना चाहिए? इससे क्या फायदा आपको प्राइवेट सेक्टर देने से? जब सारी संस्थाओं का मॉडिफिकेशन कर दिया गया तो ऐसे संस्थाओं में जब करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो चुका है, इस स्थिति में हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्यों देना चाहिए? कौन से काम नहीं हो रहा? अरे सामान महंगा है, आप चिंता करो, महंगाई की चिंता कहाँ महंगा है, वो रेट चार्ज घटा दो। यहाँ से तो महसूस हो रहा है कि इससे जो है ये सामान महंगा हो रहा है, उत्पाद उसको घट माइनस कर दो।